स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टडी नोट नंबर 3 शुरू करा था, जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों, इसमें हमने डिस्कस करा था कि आपको इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसके नीचे 7-8 एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी, और बच्चों आप एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस के साथ इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस के फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जो बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये थी कि ये जो चैप्टर है स्टडी नोट नंबर 3, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ही डील करता है बस, यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस में। आपके सिलेबस के इस स्टडी नोट का कोई रिलेशन नहीं है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। इसका मतलब आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना। और दोस्तों, जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें आपको याद होगा मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करे थे। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अमाउंट होंगे, उनका सिंगल इफेक्ट होगा। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में होंगे वो किसी भी अकाउंट में पोस्ट किए जाएं, लेकिन डेबिट इफेक्ट देंगे। जो अमाउंट क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट कॉलम में है ट्रायल बैलेंस के, उनका बच्चों क्रेडिट इफेक्ट होगा। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो एडजस्टमेंट्स होंगी नीचे, एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और बच्चों, सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा। अब डेबिट साइड में डेबिट इफेक्ट देने के लिए तो आपके पास 3 जगह हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट, बैलेंस शीट में एसेट्स। तो सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा। क्योंकि अगर आपने सही जगह पर सही इफेक्ट नहीं दिया तो इससे जीपी एनपी गलत आ सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझना होगा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज होने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बना है उसकी मदद से आप किसी बिजनेस के फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, जिसके ऊपर जहां से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, जिसपे फर्म टैक्स पे करेगी। तो बच्चों, फाइनल अकाउंट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक टफ टास्क है, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए तो भरमार है। मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 15 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 10 तो बड़े क्वेश्चन हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, और 5 क्वेश्चन जो हैं वो स्पेशलाइज्ड है। उनमें स्पेशलाइजेशन है बैड डेट्स के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दोस्तों, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आज हमारी सेकंड क्लास है इस चैप्टर की। तो जब लास्ट क्लास हमने ओवर की थी, आपको याद होगा लास्ट में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे पोस्टिंग करनी है, बैलेंस शीट, ये सब डिस्कस करा था। जो आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में बच्चों दे रखा होगा, उसमें जो 2 कॉलम होंगे, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, जिसमें अमाउंट दे रखे होंगे और दोनों कॉलम का टोटल इक्वल होगा। हम लोगों ने डिस्कस करा था बच्चों कि जो डेबिट कॉलम के अमाउंट हैं वो या तो एक्सपेंस हैं या एसेट्स हैं, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट्स दोनों का नेचर डेबिट है। और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में है या तो वो इनकम है या लायबिलिटी है, क्योंकि इनकम और लायबिलिटी दोनों का नेचर होता है क्रेडिट। तो जो डेबिट है या तो वो एसेट्स या एक्सपेंस है, और जो क्रेडिट है या तो वो इनकम है बच्चों या फिर लायबिलिटी है, राइट। इसके बाद एडजस्टमेंट्स, जो मैंने आपसे कहा डबल इफेक्ट होगा। तो आज की जो क्लास है हमारी दोस्तों वो पूरी फोकस्ड है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। आज हम एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग और पीएनएल समझा था, एक उसका हल्का सा रिव्यू, एक रिकैप। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये चैप्टर है बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग यूनिट्स। आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं ट्रेडिंग बिजनेस के, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। और जब ट्रेडिंग, और ये जो पूरा चैप्टर है ये डील करता है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। आपके स्टडी नोट नंबर 3 का कोई रिलेशन नहीं है पार्टनरशिप से, कोई ताल्लुक नहीं इसका कंपनी से। ये प्योर बेस्ड है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। देखिएगा, जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपनी फाइनल अकाउंट बनाती है तो वो 3 फॉर्मेट्स बनाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन इज बैलेंस शीट। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंसेस को उठाते हैं
तो वो एक्सपेंसेस को हम कहाँ लेके जाएंगे, किस अकाउंट में दिखाएंगे? बच्चों एक्सपेंस को दिखाने के लिए दो जगहें हैं। पहली जगह है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरी जगह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं और वो एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे किसकी, या तो ट्रेडिंग के या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के। हम कैसे पता लगाएं? क्योंकि कोई भी एक्सपेंस जब ट्रायल बैलेंस से निकाला जाएगा तो वो किसी एक अकाउंट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा बच्चों, या फिर वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा पीएनएल में? तो हम ये देखेंगे वो एक्सपेंस हमने करा कब, वो एक्सपेंस किस परिस्थिति में हुआ। जब बच्चों हम अपनी शॉप से उठ के जाते हैं होलसेल मार्केट में या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में माल परचेस करने के लिए, ताकि हम माल परचेस करके लाएं, अपनी शॉप में रखें और उसको बेचें। तो दोस्तों जब हम एक्सपेंस करते हैं माल को परचेस करने के लिए, माल को परचेस करते हैं गुड्स को और लाके शॉप में रखते हैं, तो माल को गुड्स को परचेस करने के लिए जाना, गुड्स को परचेस करना, परचेसेस पर एक्सपेंसेस करना, परचेसेस के बाद गुड्स को लाना अपनी शॉप में रखना, यहां तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और बच्चों जब दुकान में एक बार माल आ गया, अब हम इसके ऊपर एक्सपेंस करेंगे इस माल को बेचने के लिए। अभी ये शॉप के अंदर आया है, अब ये शॉप से निकाला जाएगा। तो शॉप में जब माल आके रखा जाता है, जब दुकान में माल आके सज जाता है, रखा जाता है, और यहां से हम उसको अब बेचना चाहते हैं, तो हमारी इंटेंशन अब उस माल को बेचना है। तो अब जो भी एक्सपेंस होगा बच्चों वो हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। यहां तक आपको बात क्लियर है? एक बार हम थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट को फिर एक बार देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा। आपको अच्छे से मालूम है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे जो माल को रिसीव करने के लिए हुए, और जो माल को बेचने के लिए हुए वो इनडायरेक्ट हैं, वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। एक बार एक रिव्यू लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट का, देखिएगा। बच्चों ये फॉर्मेट देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का। इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देखिएगा जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इसकी डेबिट साइड देखिए। डेबिट साइड में फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, जिस भी ईयर के लिए हम बना रहे हैं वो ईयर इसके अंदर आ जाएगा। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए दोस्तों जब आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यानी कि जिस ईयर के लिए आप बना रहे हैं उस ईयर का नाम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल करंट ईयर हमारा 2018-2019 है, तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। देखिए डेबिट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में बच्चों, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आ रहा है? ये एक्सपेंस कैसे हुआ? हम ओपनिंग स्टॉक कहते किसको हैं बच्चों? पिछला साल जब हमारा क्लोज हुआ होगा, जैसे करंट ईयर 18-19 है, तो लास्ट ईयर हमारा रहा होगा 17-18। तो सन 2017-18 में जब हमने अकाउंट्स क्लोज करे होंगे 31 मार्च 2018 को, तो लास्ट ईयर के एंड में जो हमारे शॉप में, हमारे गोडाउन में जो माल बचा हुआ होगा, जो बिक नहीं पाया होगा, हमारे पास जो भी लास्ट ईयर का अवेलेबल स्टॉक होगा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, वो इस साल कैरी फॉरवर्ड होगा और वो हमारा बनेगा इस साल का ओपनिंग स्टॉक। बच्चों पिछले साल का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक जब इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो वो इस साल का, इस ईयर का एक्सपेंस कैसे हुआ? हमने उसे इस साल क्यों डेबिट में बतौर एक्सपेंस के दिखाया? इसका रीजन है बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल। अकाउंट्स का मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू। आप जिस साल रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो जिस साल आप जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी उसी सेम ईयर में दिखाने चाहिए। मुझे बताइए करंट ईयर में जो सेल्स हुई, एज्यूम कर लीजिए बच्चों करंट ईयर 2018-2019 है, तो 2018-19 में जो माल बेचा होगा, जो सेल्स हुई होगी, तो आपने 18-19 में जो माल बेचा होगा वो 18-19 में जो खरीदा है पहले वो बेचा होगा या पहले पिछले साल का बचा हुआ बेचा होगा? ऑब्वियसली पहले आपने लास्ट ईयर का बचा हुआ बेचा होगा। बच्चों करंट ईयर की सेल्स में करंट ईयर की परचेसेस हो या ना हो, लेकिन एजम्पशन ये है कि जो पिछले साल का बचा हुआ माल है वो पक्का होगा। हम देखो इसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, एक जाहिल आदमी भी, एक इलिटरेट आदमी भी इस बात को जानता है
कि वो पहले पुराना बचा हुआ माल बेचे ताकि वो खराब ना हो। अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं तब तो वो और भी ध्यान रखेगा कि जो भी गुड्स बची हुई है पहले वो उनको बेचे। बच्चों, करंट ईयर में जो माल बिका होगा उसमें पहले हमने लास्ट ईयर का बचा हुआ बेचा होगा, उसके बाद हमने इस साल जो माल खरीदा वो बेचा होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि क्रेडिट साइड में जो बच्चों सेल्स है, ये जो सेल्स है क्रेडिट साइड में, इस सेल्स में दो तरह का माल है, दो माल है जो हमने बेचे हैं। एक लास्ट ईयर का बचा हुआ जो इस साल बिका है, और एक जो इस साल खरीदा था वो बेचा होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हमने इस साल जो माल बेचा, जो सेल्स हमारी करंट ईयर की, इसमें पक्का लास्ट ईयर का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बना, वो पक्का हमने इस साल बेचा होगा। तो रेवेन्यू इस करंट ईयर में जनरेट हुआ है, तो उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो भी हमको इसी साल में दिखाना होगा। इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक किस पर आएगा? ऑब्वियसली कॉस्ट पे। उसको बेचा किस पर होगा? इनवॉइस प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर। अब डेबिट में जो ओपनिंग स्टॉक है ये बच्चों कॉस्ट पर है, और जो सेल्स है क्रेडिट में बच्चों वो किस पर है? इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो आपने डेबिट में माल की लागत दिखाई, क्रेडिट में उसको लागत से ज्यादा बार बेचा, डिफरेंस से ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ। सेल्स में दो गुड्स हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक और दूसरा बच्चों परचेसेस। ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस। और जो इस साल हमने माल परचेस करा था वो ऑब्वियसली सारा नहीं बिका होगा। इस साल की परचेस में से इस साल फिर कुछ बच गया होगा, जो बच गया वो सेट ऑफ होने के लिए अपोजिट में आया क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो परचेजेस के बच्चों दो टुकड़े होंगे, एक भाग उसका बड़ा भाग परचेजेस का बिक गया जो सेल्स में है, और बचा हुआ भाग जो है बच्चों वो बच्चों परचेजेस का बचा हुआ भाग क्लोजिंग स्टॉक में है। और हो सकता है कि करंट ईयर में कोई दुर्घटना घटी हो, माल हमारा जल गया, डैमेज हो गया, चोरी हो गया, तो ऑब्वियसली जो माल डैमेज हुआ, जो चोरी हुआ या जल गया बाय लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये भी तो परचेजेस का पार्ट है। बच्चों, जिस माल में आग लग गई या जो माल चोरी हुआ वो हमने खरीदा था, खरीद के दुकान में रखा था, उसके बाद ही तो आग लगी होगी। तो परचेजेस के अब तीन टुकड़े हो गए। परचेजेस का एक बड़ा भाग सेल्स में गया, हो सकता है बाई चांस कुछ माल डैमेज हो गया और लॉस या थेफ्ट की वजह से, या फायर की वजह से, तो वो गया बाई लॉस बाई फायर और बाई लॉस बाई थेफ्ट। और जो माल बच गया है, जो ना बिका ना डैमेज हुआ, वो हमारे गोडाउन में अभी भी रखा हुआ है, हमारी शॉप में रखा हुआ है बच्चों, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, उसे हम कहेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने देखा मैंने परचेजेस के तीन हिस्से कर दिए, तीन पार्ट्स कर दिए। जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमने एज्यूम करा कि इस साल बिक गया, ओपनिंग स्टॉक सेल्स में गया, और जो परचेजेस है उसके तीन हमने हिस्से करे, तीन पार्ट्स करे। हम यह असम्पशन ले रहे हैं कि परचेजेस का एक बड़ा भाग बिक गया होगा, हो सकता है कि कुछ हमें नुकसान, कोई लॉस हुआ हो फायर से या थेफ्ट से, तो वो माल लॉस में चला गया, और जो बचा हुआ माल था बच्चों वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। तो हमने परचेजेस के तीन टुकड़े करे। इसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से हमारा मतलब था जो एक्सपेंस हमारे माल को परचेस करने के लिए होते हैं, जो एक्सपेंस हम करते हैं माल को परचेस करके शॉप तक लाके शॉप में रखने के लिए, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनके एग्जांपल हैं वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, गैस, फ्यूल। तो बच्चों ये एक्सपेंसेस माल को परचेस करने के लिए तो डायरेक्ट नेचर के हैं। तो एक बार देखिएगा डेबिट में, जैसे टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट, टू कार्टेज, और रॉयल्टी ऑन परचेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद क्रेडिट में देखिएगा सेल्स रिटर्न्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर नॉमिनल है। डेबिट में आपने लिखी एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आपने लिखी इनकम। अब जब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आनी, जब सारी इंफॉर्मेशन इसमें आप दिखा देंगे और इसको बंद करेंगे तो दोनों साइड से इसकी नॉर्मली इक्वल नहीं आएंगी। या तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा बच्चों, या फिर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड इनकम साइड है, डेबिट साइड एक्सपेंस वाली साइड है। अगर टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस
कम है तो डिफरेंस कहां पर आएगा? डेबिट में, और वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसका उल्टा, अगर इस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और डिफरेंस क्रेडिट में आया है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो जो डिफरेंस है वो ग्रॉस लॉस है। इस अकाउंट से क्या मिलेगा? ये तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इनकम ज्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज्यादा तो ग्रॉस लॉस। देखिएगा, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद टू ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट में देखिए बाय ग्रॉस लॉस। और बच्चों, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, ये फाइनल आंसर नहीं है, कोई फाइनल आउटकम नहीं है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल है, क्योंकि वहां से भी हमको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि 11th क्लास से लेकर सीएमए फाइनल तक, अगर आप अकाउंट्स की दुनिया में, अकाउंट्स में किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप कोई भी ऐसा अकाउंट बनाते हैं जिसको बनाने का पर्पस प्रॉफिट या लॉस जानना हो, वो अकाउंट हमेशा नॉमिनल नेचर का होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए, इसलिए उसका नेचर भी नॉमिनल होगा। तो रूल भी उस पर लगेगा बच्चों नॉमिनल का। डेबिट में वही सेम एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से बच्चों, ये कहां ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। टू ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में क्या बनेगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस लॉस क्या बनेगा? टू ग्रॉस लॉस। चलिए, ये फॉर्मेट था आपका ट्रेडिंग अकाउंट को, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आया? क्योंकि ये एक्सपेंस है और रेवेन्यू इस एक्सपेंस का इसी साल जनरेट हुआ है। हमने ओपनिंग स्टॉक को इस साल पक्का बेचा होगा, वो हमारी सेल्स में जुड़ा हुआ है, सेल्स क्रेडिट में है, ओपनिंग स्टॉक उसका पार्ट है। तो एक्सपेंस को सेट ऑफ कराने के लिए कहां पर लिखेंगे? अपोजिट साइड में। रेवेन्यू क्रेडिट साइड, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो खर्चा हुआ वो डेबिट साइड, दोनों सेट ऑफ हुए, डिफरेंस से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल कर आएगा। इसे हम बच्चों कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि हम एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच कर रहे हैं। देखिएगा, बेसिकली ये जो रिलेशन है बच्चों, जो रिलेशन, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? मैचिंग। मैचिंग प्रिंसिपल बच्चों, ये मैचिंग प्रिंसिपल है। अब इसके बाद देखिएगा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो बच्चों वहां पर भी आप देखेंगे कि हम डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में सारी इनकम से दिखाएंगे। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिएगा, इसमें देखिए बच्चों, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, यहां पर ईयर आएगा इसके आगे। अब जो भी एक्सपेंसेस परचेजेस के अलावा हैं, माल परचेस करके आपने शॉप में रखा, अब शॉप में रखने के बाद आप उस माल को बेचेंगे, तो बेचने में जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बचे हुए सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे। एग्जाम्पल इसके सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, फ्रीड आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेस, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वेन्स, और इंश्योरेंस से चार्जेस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम एक्सेट्रा। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं या कोई एसेट्स को बेचने से लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब कुछ डेबिट में आएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप दोबारा सुनिएगा उसको, कि एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे और इनकम्स कहां पर आएंगी बच्चों? क्रेडिट साइड में। इनकम हम कैसे पता लगाएं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में? तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स का अमाउंट जाएगा। सेल्स के अलावा जो भी इनकम होती है वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन बिजनेस इनकम होती हैं, और नॉन बिजनेस इनकम के लिए कोई जगह नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट प्योर बिजनेस अकाउंट है, वो प्रॉफिट और लॉस दिखाता है जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है। इसके बाद जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आएंगी पीएनएल में, लेकिन इनकम की अगर हम बात करें तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जो इनकम है बेसिकली वो रेवेन्यू है, और वो रेवेन्यू से हमारा मतलब सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आएगा, जिन गुड्स में हम डील करते हैं, जो हमारा मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से जो हमारे पास पैसा आएगा उसे हम कहते हैं सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसके अलावा जितनी भी इनकम है वो सब के सब नॉन बिजनेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, और वो सब जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। देखिएगा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट में टू ग्रॉस लॉस, जो हमने ट्रेडिंग से ट्रांसफर किया, लॉस डेबिट में आएगा। इसके बाद एक्सपेंसेस देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरीज, कमीशन, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, बेड डेट्स, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अगर क्रेडिट साइड का टोटल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड इनकम साइड है, डिफरेंस डेबिट में आएगा और बच्चों वो होगा नेट प्रॉफिट। इसी तरह से देखिएगा आप क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग से ट्रांसफर हुआ, बाय अदर इनकम, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रेंट रिसीव्ड। और अगर मान लीजिए जब हम इस अकाउंट को बंद करेंगे, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आया तो ऑब्वियसली वो लॉस होगा, उसका नाम होगा नेट लॉस। बच्चों हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं पढ़ रहे, हम कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर। एक अकेला व्यक्ति बिजनेस का मालिक है, तो इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारा का सारा उसी का होगा। इसीलिए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, उसका बंटवारा क्यों करें जब इस बिजनेस का एक अकेला व्यक्ति मालिक है, सब कुछ उसी का है, तो प्रॉफिट किस में बांटें? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद सीधा बैलेंस शीट, राइट। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक अकेला व्यक्ति मालिक है तो सारा प्रॉफिट सारा लॉस उसी का है। अगर नेट प्रॉफिट निकल कर आया तो कैपिटल में हम इसको ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस आया तो लॉस है तो कैपिटल में हम इसको माइनस करेंगे। तो बच्चों इस तरह से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहां पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जब हम बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमें फिर ये ध्यान रखना होता है कि हम उसे परमानेंस फॉर्म में बनाएंगे या लिक्विड फॉर्म में। देखो बैलेंस शीट ऐसे नहीं होता जैसे हमने सोचा कि भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया और हमने लिखा लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एसेट्स में कोई सी भी एसेट से दिखा दी, ऐसा नहीं होता। हम अगर क्लास 11th में हैं तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैलेंस शीट तरीके से बने। उसके दो फॉर्मेट हैं, एक है परमानेंस फॉर्म और एक है बच्चों लिक्विड फॉर्म। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की और वो बना रहे हैं अगर आप परमानेंस फॉर्म से, तो आप एसेट साइड में पहले सारी फिक्स्ड एसेट्स दिखाएंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, और उसके बाद आप दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद दिखाएंगे लास्ट में करंट एसेट्स। बच्चों पहले फिक्स्ड एसेट्स बाद में करंट एसेट्स। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में पहले फिक्स्ड लायबिलिटीज और उसके बाद करंट लायबिलिटीज। यानी कि बैलेंस शीट में बच्चों दोनों साइड्स, लायबिलिटी साइड भी और एसेट साइड भी, सबसे ऊपर फिक्स्ड आइटम्स आएंगे और उसके बाद करंट आइटम्स, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं परमानेंस फॉर्म से। लेकिन बच्चों अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं लिक्विड फॉर्म से तो इसका उल्टा होगा, पहले सारी करंट आइटम उसके बाद आएंगे फिक्स्ड आइटम्स। जैसे एक देखते हैं भी, देखिएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बच्चों आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, और ये आप बना रहे हैं परमानेंस फॉर्म से। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च और इसके आगे ईयर आ जाएगा। बच्चों ये आपने बनाया फॉर्मेट, अमाउंट का कॉलम देखिए, ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स,
अमाउंट। परमानेंस फॉर्म में क्या होगा, ये बैलेंस शीट में बना रहा हूं बच्चों परमानेंस फॉर्म से। परमानेंस फॉर्म, इसमें क्या होगा, एसेट साइड में पहले कौन सी एसेट्स आएंगी बच्चों, फिक्स एसेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, और लास्ट में डियर, इसे कहते हैं परमानेंस फॉर्म। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में होगा, पहले बच्चों फिक्स लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल, इसके बाद लास्ट में करंट लायबिलिटीज। बच्चों ये थी परमानेंस फॉर्म, पहले फिक्स्ड बाद में करंट, इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट लिक्विड फॉर्म। देखिएगा दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं लिक्विड फॉर्म से, बैलेंस शीट लिक्विड फॉर्म में इसका ऑपोजिट होगा कि पहले सारी करंट आइटम्स आएंगी, उसके बाद फिक्स्ड आइटम्स आएंगी। एज ऑन 31 मार्च, यहां बच्चों ईयर आ जाएगा, यह आपने बनाया फॉर्मेट बैलेंस शीट का। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्या होगा एसेट्स में, सबसे पहले बच्चों करंट एसेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, और लास्ट में फिक्स एसेट्स। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में बच्चों पहले करंट लायबिलिटीज और उसके बाद फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो ये थे बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट, एक परमानेंस फॉर्म और एक लिक्विड फॉर्म। तो बच्चों हमने डिस्कस करा, एक हल्का सा फिर एक बार एक रिव्यू, एक रिकैप। आप स्टडी नोट नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स के। आपको करना क्या होगा, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा और एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। आपको उन दोनों की मदद से इस बिजनेस के इस फॉर्म के फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे, जिसमें आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सेल्स, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो सेल्स के बाद वो लॉस आ जाएगा, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। दोनों साइड्स को आप इक्वल करेंगे, डिफरेंस अगर डेबिट में आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो ग्रॉस लॉस। इसके बाद बनेगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पहले ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर होगा। इसके बाद डेबिट साइड में आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएंगी इनकम। इसके बाद आप इसको टोटल करेंगे, डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो नेट लॉस। लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। आपको डिसाइड करना होगा कि बैलेंस शीट आपको परमानेंस फॉर्म से बनानी है या लिक्विड फॉर्म से। परमानेंस फॉर्म से बनानी है तो पहले फिक्स्ड आइटम बाद में करंट, अगर लिक्विड फॉर्म है तो पहले करंट बाद में फिक्स्ड आइटम्स। बच्चों ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया, अब हम एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट्स जो हैं वो 15 to 20 है, 15 से 20 एडजस्टमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और एडजस्टमेंट्स के बाद फिर हम आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। तो एक बार पहले बच्चों एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं, वन बाय वन हम एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे।
देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि जो पूरा चैप्टर ये सारा खेल एडजस्टमेंट्स का, कि किस तरह से आप एडजस्टमेंट्स को ट्रीटमेंट देंगे, उसको कैसे उसको इफेक्ट देंगे, कैसे आप पता लगाएंगे कि इसका डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा, इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा। इन एडजस्टमेंट्स को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस और इनकम्स गिवन होती हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एक्सपेंसेस का अमाउंट होता है, जो एक्सपेंसेस गिवन होते हैं और जो इनकम्स गिवन होती है, वो नॉर्मली कैश बेस होती हैं। देखिए, जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है रेंट, डेबिट कॉलम में 50,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंट जो इस साल हमने पे करा है वो 50,000 है, क्योंकि हमने रेंट अकाउंट बनाया होगा, वहां पे रेंट हमने 50,000 पे करा होगा। हमने जब लेजर में रेंट अकाउंट ओपन किया होगा तो हमने रेंट अकाउंट में क्या लिखा होगा पे करके, टू बैंक 50,000। जब रेंट का अकाउंट बनाया होगा तो हमने लिखा होगा टू बैंक डेबिट साइड में 50,000, और फिर क्रेडिट में क्या लिखा होगा उसको क्लोज करने के लिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेंट, कोई भी, आपको मालूम है कि कोई भी अकाउंट जो नॉमिनल नेचर का होगा उसमें कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। देखिए, अकाउंट्स की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसने पूरे संसार को 3 भागों में बांटा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और अकाउंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रियल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, पर्सनल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, लेकिन बच्चों नॉमिनल अकाउंट, अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन से अकाउंट्स हैं पूरे संसार में जिनमें कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, आराम से बोलिएगा नॉमिनल अकाउंट्स। दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, नो, नेवर। जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होकर। आप सैलरी अकाउंट बनाइए, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट और प्रिंटिंग पोस्टेज अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर आप बनाएंगे, आप उसको जब पे करेंगे तो डेबिट में पोस्टिंग होगी, और फिर उसको जब पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सभी नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं पीएनएल में और ट्रेडिंग में ट्रांसफर होकर, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है रेंट 50,000, इसका मतलब है ये वो रेंट है जो 50,000 हमने पे करा है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि बना भी 50 हो। 50,000 तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है और ये कैश बेस है, इसका मतलब हमने ये पे करा, लेकिन क्या पता हमने करंट ईयर में करंट ईयर का जो बनता था अमाउंट उससे ज्यादा पे करा हो, या तो लास्ट ईयर का बकाया पे करा हो, या आने वाले साल का कुछ रेंट हमने एडवांस दे दिया हो। देखिए, और ये भी हो सकता है कि रेंट करंट ईयर का बना ज्यादा था, हमने अभी कम पे करा है, हम पे कुछ रेंट बकाया भी है। कैसे पता चलेगा कि जो रेंट हमने 50,000 पे करा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एग्जैक्टली ये करंट ईयर का अमाउंट है, या इसमें कुछ नेक्स्ट ईयर का है, या करंट ईयर का भी कुछ बकाया है? वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली एडजस्टमेंट से, इसलिए तो होती हैं एडजस्टमेंट्स। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एक्सपेंसेस और इनकम के अमाउंट है बेसिकली वो कैश बेस हैं। अब ये बताइए कि सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम्स आप कहां लेके जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। और आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूरल बेस होते हैं। एक्यूरल बेस से हमारा मतलब है कि वो जिस साल के लिए बनते हैं उनमें सिर्फ उसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं। एक्यूरल का मतलब होता है प्योरली, डायरेक्टली, क्लोजली कंसर्न्ड और रिलेटेड विद द करंट ईयर ओनली। आप ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम या एक्सपेंसेस दिखाएंगे वो होंगे जिनका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से होगा। अगर कोई अमाउंट करंट ईयर से, अगर कोई एक्सपेंस या इनकम करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको करंट ईयर के ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरी तरह से एक्यूरल बेस हैं। हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, पैसा नहीं। अगर हमने करंट ईयर में कोई एक्सपेंस पे करा है जिसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे। और इसका उल्टा करिए कि मान लीजिए कि एक्सपेंस का रिलेशन करंट ईयर से है लेकिन हमने पे नहीं करा तो भी दिखाएंगे। हम ट्रेडिंग पीएनएल में पैसा नहीं, रिलेशन देखते हैं, क्योंकि ये एक्यूरल बेस है, कैश बेस नहीं है ये। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट डेबिट कॉलम में 50,000 और ये रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है, क्योंकि अमाउंट डेबिट कॉलम में दे रखा है। जब आप रेंट को
ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेके जाएंगे, तो अगर मान लीजिए रेंट को लेकर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, आपको यह एज्यूम करना होगा कि जो रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है 50,000, यही रेंट 50,000 हमने इस साल पे करा और इस साल का बनता भी 50,000 था। ये आपको एजम्पशन लेनी होगी कि 50,000 ही बनता था और 50,000 ही हमने पे करा, तो ये पूरा 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा टू रेंट लिखकर 50,000। ये थी बात जब एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। अब हम एडजस्टमेंट को एज्यूम करके चल रहे हैं कि एडजस्टमेंट गिवन है, और वो क्या गिवन है, देखिए एज्यूम करिए कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट 50,000, इसका मतलब हमने 50,000 पे करा। नीचे एक एडजस्टमेंट है कि रेंट अनपेड ड्यूरिंग द करंट ईयर और रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ₹10,000। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? ट्रायल बैलेंस कह रहा है कि रेंट 50,000 पे कर दिया। रेंट एक नॉमिनल आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये 50,000 जब आप पीएनएल के डेबिट में लेके जाएंगे तभी एक एडजस्टमेंट गिवन है कि बकाया रेंट 10,000 है। आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरल बेस होता है, इसमें हम पैसा नहीं रिलेशन देखते हैं। ट्रायल बैलेंस कह रहा है कि 50,000 पे हो गया, जबकि नीचे एडजस्टमेंट कह रही है कि 10,000 अभी भी बकाया है, तो 50,000 पे होने के बाद भी 10,000 बकाया है। 50,000 पे करा, उसके बाद भी 10,000 बाकी है। इसका मतलब बना कितना? 60,000, 60,000। ट्रायल बैलेंस के अनुसार 50 पे हो गया और एडजस्टमेंट के अनुसार इस साल का 50 पे होने के बाद भी 10,000 बाकी है, तो बना कितना होगा? 60,000। तो बच्चों ये जो 10,000 है इसे आप पीएनएल के डेबिट में रेंट में प्लस करेंगे। बात बड़ी ये याद, ये रटना नहीं है आपको कि आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दो, प्रीपेड है तो लेस कर दो। नो नो, आपको रटना नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा कि आप एक इंफॉर्मेशन को कैश बेस अकाउंट से निकालकर, कैश बेस फॉर्मेट से निकाल के एक्यूरल बेस फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो ट्रेडिंग पीएनएल में अमाउंट दिखाना है वो अमाउंट है जो इस साल से रिलेटेड है, पे करा हो या ना पे करा हो। तो 50,000 रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये वो है जो पे हुआ। 10,000 एडजस्टमेंट में है, बकाया ये वो है जो नहीं पे हुआ। तो जो पे हुआ प्लस जो नहीं पे हुआ दोनों को जोड़ेंगे तो जो इस साल बना है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा, पहली एडजस्टमेंट हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए बच्चों, फर्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चे। अभी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो बकाया खर्चे हैं, इनका डबल इफेक्ट होगा। ये एक एडजस्टमेंट है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एज्यूम कर लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में रेंट 50,000 है और उसके बाद एडजस्टमेंट में आपसे कहा गया है कि रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट अनपेड फॉर द करंट ईयर ₹10,000। 50 पे करने के बाद 10 बकाया है, इसका मतलब जो कुल रेंट बना वो 60,000 है। अब ये जो एडजस्टमेंट है रेंट अनपेड ₹10,000, इसका डबल इफेक्ट होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट कहां पर होगा? क्योंकि इस 10,000 का ताल्लुक, इसका रिलेशन करंट ईयर से है, तो ये करंट ईयर के अमाउंट में प्लस होगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू रेंट 50,000, तो वो आप लिखेंगे इनर कॉलम में। और क्योंकि 50 पे हुआ लेकिन बनता तो 60 है, क्योंकि 10 बकाया है, तो 50 को 60 करने के लिए 10 उसमें प्लस होगा। आप डेबिट में लिखेंगे टू रेंट, इनर कॉलम में 50,000, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 60,000, ये आउटर कॉलम में शो करेंगे। बच्चों 50,000 आप ट्रायल बैलेंस से लेकर आए इसलिए सिंगल इफेक्ट होगा, 10,000 आप एडजस्टमेंट से लेकर आए इसलिए डबल इफेक्ट होगा। डेबिट में आपने रेंट में इसको प्लस करा, जब आपने डेबिट में प्लस करा तो ये हुआ इसका डेबिट इफेक्ट। दूसरा इसका बाकी है क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा? ये जो बकाया रेंट है ये आपकी लायबिलिटी है। एक्सपेंस की 3 स्टेजेस होती हैं। एक्सपेंस को आप टाइम पर पे करेंगे तो एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस को टाइम पर नहीं पे करेंगे तो लायबिलिटी बन जाता है। एक्सपेंस को टाइम से पहले पे कर देंगे तो एसेट्स बन जाता है। बच्चों एक्सपेंस की 3 स्टेजेस, टाइम पर पे करेंगे तो एक्सपेंस, नहीं पे करेंगे लायबिलिटी, टाइम से पहले पे करेंगे एसेट्स। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आपने टाइम पर नहीं पे करा तो ये आपकी लायबिलिटी है। आप इसका सेकंड इफेक्ट देंगे लायबिलिटी में, और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट।
तो इसका डबल इफेक्ट कैसे हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? बच्चों आउटस्टैंडिंग बकाया खर्चा ट्रेडिंग या पीएनएल में अपने कंसर्न एक्सपेंस में प्लस होगा, ये होगा डेबिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, ये होगा बच्चों क्रेडिट इफेक्ट। देखिएगा इसको एक बार, देखिए पहले डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट में इट विल बी एडेड, इट विल बी बच्चों, इट विल बी एडेड, इसे जोड़ा जाएगा टू द कंसर्न एक्सपेंस। कंसर्न से मतलब है अपने नाम वाले एक्सपेंस में ऐड होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में प्लस होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस में प्लस होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ऐड होगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज में प्लस होगा। जिस नाम से बकाया खर्चा होगा वो अपने नाम वाले एक्सपेंस में ऐड होगा, इसे कहते हैं कंसर्न एक्सपेंस। तो कंसर्न का मतलब है रिलेटेड। इसके बाद इधर या तो इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या तो डेबिट के या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, या फिर और इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। डिपेंड करेगा कि जो बकाया खर्चा है उसका नाम क्या है और वो जिस एक्सपेंस से रिलेटेड है वो एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब बताइए, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग को कहां प्लस करेंगे? वेजेस में, और वेजेस खुद कहां पर आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सैलरीज आउटस्टैंडिंग को कहां प्लस करेंगे? सैलरीज में, और सैलरीज कहां पर आती है? पीएनएल के डेबिट में। तो बच्चों ये पक्का हो गया है कि जो बकाया खर्चा है, क्योंकि उसका रिलेशन करंट ईयर से है, इसलिए वो पीएनएल और ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और अपने नाम वाले एक्सपेंस में ऐड होगा, और ये होगा बच्चों डेबिट इफेक्ट, क्योंकि आपने उसको डेबिट में प्लस करा है। तो क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा? ऑब्वियसली लायबिलिटी है ये हमारी। लायबिलिटी में कहीं प्लस होगा नहीं भाई, अपने नाम से एक सेपरेट आइटम के तौर पर आएगा। देखिएगा इसका क्रेडिट इफेक्ट, इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो लायबिलिटी में आप सीधा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आप लायबिलिटी में सीधा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये जो बकाया खर्चा ये अपने नाम से अलग से लायबिलिटी में आएगा नीचे लास्ट में, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं परमानेंस फॉर्म से। तो क्रेडिट इफेक्ट देखिएगा, इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम, इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों। एज्यूम करिए आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको बहुत देर से समझा रहा था, रेंट 50,000, राइट। अब इसमें एक नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है बच्चों। एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000। अब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में है वो तो वो है जो पे हो गया, और बकाया नीचे दे रखा है 10,000। तो 50 पे होने के बाद भी 10 बकाया है, तो कुल कितना हुआ? 60,000। तो पीएनएल में कितना जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूअल बेस है, वो ये देखता है कि खर्चा जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है वो दिखाओ, तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा करंट ईयर का। तो जब आप बनाएंगे बच्चों यहां पर आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कैसे शो करेंगे? आप लिखेंगे डेबिट में टू रेंट, इनर कॉलम में 50,000, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 10,000। आउटर कॉलम में कितना लिखेंगे आप? 60,000। ये जो आपने डेबिट में प्लस करा 10,000 बच्चों, ये डेबिट इफेक्ट है। दूसरा कैसा होगा? क्रेडिट इफेक्ट, वो मैं नीचे दिखा रहा हूं, वो होगा बच्चों बैलेंस शीट में। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, राइट। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आपने 10,000 को प्लस करा, डेबिट इफेक्ट। लायबिलिटी में शो करा ऐसे सेपरेट आइटम, इट इज क्रेडिट इफेक्ट। तो ये था बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हमारी पहली एडजस्टमेंट थी, बकाया खर्चे। तो मैं एक बार इसको फिर अपनी भाषा में समझा दूं कि जो भी बकाया खर्चे हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनका डेबिट इफेक्ट हमेशा ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट में होगा।
मैंने दोनों अकाउंट का नाम क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है खर्चा जो बकाया है वो ट्रेडिंग का हो, या हो सकता है कि जो खर्चा बकाया है वो पीएनएल का हो। अगर वो ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग के डेबिट में कंसर्न एक्सपेंस में प्लस होगा, अगर वो पीएनएल का है तो पीएनएल के कंसर्न एक्सपेंस में प्लस होगा। यह भी हो सकता है कि आपने करंट ईयर का रेंट पे ही ना करा हो, रेंट नाम से कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में हो ही ना, लेकिन नीचे दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। इसका मतलब यह हुआ कि करंट ईयर का जो टोटल किराया था, जो करंट ईयर का टोटल रेंट था 10,000, वो आपने बिल्कुल भी उसमें से 1 रुपए भी आपने पे नहीं करा। जब 1 भी रुपया पे नहीं करा, कैसे पता चला आपने पे नहीं करा? कोई बताएगा हमें कि भाई रेंट तुमने पे नहीं करा? अरे यार, जब हमारे ट्रायल बैलेंस में रेंट है ही नहीं, इसका मतलब हमने पे ही नहीं करा। अगर पे करा होता तो सच में पक्का ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता, क्योंकि जो भी हम एक्सपेंस पे करते हैं उसका अकाउंट ओपन करते हैं, और अकाउंट ओपन करने के बाद जब बैलेंस आएगा तो पीएनएल में ट्रांसफर, उसके बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लेकर आएंगे जो हमने पे करा, और वहां से वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। बच्चों, एक्सपेंस का ट्रायल बैलेंस में ना होने का मतलब है कि इसको हमने पे नहीं करा। तो रेंट हमने पे तो बिल्कुल भी नहीं करा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है कि रेंट अनपेड 10,000। इसका मतलब 10,000 इस साल का बनता है जिसमें से हमने कुछ भी नहीं पे करा, तो ये रेंट जो पूरा बकाया है ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। और क्योंकि रेंट पहले से नहीं है तो ये प्लस तो नहीं हो पाएगा, अलग से शो कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देना टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सीधा आउटर कॉलम में 10,000। कुल मिलाकर निष्कर्ष परिणाम रिजल्ट ये निकला कि जितने भी बकाया खर्चे हैं वो अपने रिलेटेड एक्सपेंस में, अपने कंसर्न एक्सपेंस में, ट्रेडिंग या पीएनएल में डेबिट में आएंगे, प्लस होंगे। ये होगा डेबिट इफेक्ट, और वहां से ये जाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में एज अ सेपरेट आइटम, और ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। राइट? तो ये था हमारा पहला एडजस्टमेंट। अब दूसरा बच्चों, सेकंड एडजस्टमेंट है हमारी, इसका ऑपोजिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेंस टाइम से पहले पे करा। देखिए, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसी को लेकर समझेंगे। एज्यूम करिए कि ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है रेंट 50,000, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है 50,000, रेंट 50,000। तो ये बच्चों वह है जो हमने पे कर दिया, करंट ईयर में पे करा 50,000। नीचे एक एडजस्टमेंट है और वो है रेंट पेड इन एडवांस या फिर प्रीपेड रेंट इन द करंट ईयर ₹10,000। नीचे एडजस्टमेंट कह रही है कि 10,000 का किराया हमने एडवांस पे करा है फॉर द नेक्स्ट ईयर, इस साल पे करा है अगले साल के लिए। अब ये बताइए कि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो 50,000 रुपए रेंट दे रखा है वो तो टोटल रेंट है ना जो हमने कुल पे करा। उस 50,000 हमको ये नहीं बताएगा कि इसमें बकाया कितना है, एडवांस कितना है। नो, हमने जो पे करा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है 50,000। अब ये 50,000 करंट ईयर से रिलेटेड है या लास्ट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, ये तो हमें एडजस्टमेंट से पता चलेगा। और एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीपेड रेंट 10,000, एडवांस रेंट 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में जो 50,000 है उसमें 10,000 का रिलेशन अगले साल से है। जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट 50,000, उसमें 10,000 हमने आने वाले साल का पे करा है, तो इस साल का कितना हुआ 40, 10 माइनस होगा। कुल पे करा 50,000, जिसमें 10,000 हमने इस साल पे करा है अगले साल के लिए। तो अगर 50 में से 10,000 अगले साल के लिए, तो इस साल के लिए कितना है, अगले साल के लिए जो पे करा एडवांस 10 उसे घटाओ तो बचा कितना 40, वो इस साल का है। तो बच्चों, जो एक्सपेंस हम एडवांस पे करते हैं उनका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है, इसलिए वो करंट ईयर के ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आना चाहिए। तो इसको हम करेंगे क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों? इसका इफेक्ट ये होगा, अच्छा दूसरी बात, अभी इसको पहले पूरा कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो मैंने अभी आपसे पहले बोला था कि एक्सपेंस की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 जगह हैं। स्टेज 1, अगर हम एक्सपेंस को टाइम पर पे कर देंगे तो वो नॉमिनल नेचर का होता है और वो एक्सपेंस ही रहता है और उसका नेचर भी नॉमिनल होता है। लेकिन स्टेज नंबर 2, अगर हम एक्सपेंस को टाइम पर नहीं पे करेंगे तो वो लायबिलिटी बन जाता है और वो उसका नेचर नॉमिनल से पर्सनल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मालूम है, एक्सपेंसेस या इनकम को टाइम पर दोगे, टाइम पर लोगे तो वो नॉमिनल हैं, लेकिन अगर एक्सपेंस या इनकम को टाइम पर नहीं दोगे या टाइम पर नहीं लोगे या एडवांस दोगे, एडवांस लोगे, तो वो पर्सनल की कैटेगरी में चले जाते हैं। एक्सपेंस पेड ऑन टाइम नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल, प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्सनल, और पर्सनल में कौन सी कैटेगरी, रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल में भी तो 3 होते हैं,
तो ये पर्सनल में जाएगा रिप्रेजेंटेटिव में। तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा था कि एक्सपेंस की 3 स्टेजेस हैं। टाइम पर पे करोगे तो एक्सपेंस है, टाइम पर नहीं पे करोगे तो लायबिलिटी है, टाइम से पहले पे कर दोगे तो एसेट्स है। एक्सपेंस अभी ड्यू भी नहीं था और हमने पे कर दिया तो ये हमारी एसेट्स है। हमने जो एक्सपेंस टाइम से पहले पे करा तो उस एक्सपेंस के बदले में सर्विसेज अभी हमको लेनी है, ये हमारी एसेट्स है कि हम इसके अगेंस्ट में सर्विसेज लेंगे। तो बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो इसका डेबिट इफेक्ट होगा बैलेंस शीट की एसेट्स में और क्रेडिट इफेक्ट होगा जब आप इसको ट्रेडिंग या पीएनएल की डेबिट साइड में लेस करेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है। तो बच्चों जब आपने देखा कि आपने समझा कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट 50,000, इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 रेंट हमने पे करा है। नीचे वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में कि प्रीपेड रेंट 10,000, इसमें 10,000 हमने एडवांस पे करा, इसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है। जब इसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है तो ये रेंट में से माइनस होगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट में लिखेंगे टू रेंट 50,000, उसमें से जब इस 10,000 को लेस करेंगे, डेबिट में से जब लेस करेंगे तो ये डेबिट को कम करेगा और जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर क्रेडिट, तो 10,000 डेबिट में से लेस होकर क्रेडिट इफेक्ट देगा। तो बच्चों एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट में लेस होना क्रेडिट इफेक्ट है और बैलेंस शीट की एसेट्स में जाना डेबिट इफेक्ट है। देखिएगा इसको एक बार, डेबिट इफेक्ट, एक्सपेंस को टाइम से पहले पे करा तो ये एसेट्स है आपकी, इसका डेबिट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। देखिएगा डेबिट इफेक्ट, इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम, एज अ सेपरेट आइटम इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैसे? जैसे आप बनाएंगे बैलेंस शीट, एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों, उसमें दे रखा है रेंट 50,000, नीचे एक एडजस्टमेंट है रेंट पेड इन एडवांस ₹10,000। 50,000 में जो एडवांस पेड है वो 10,000 है, तो वो इस साल का नहीं हुआ क्योंकि वो तो अगले साल के लिए एडवांस पे करा है। तो मेरी इस साल का कितना हुआ? 50 में से 10 घटाओ, 50 में से 10 तो अगले साल के लिए ना, तो इस साल का कितना हुआ? 50 माइनस 10 40, 40,000। देखिएगा ये 10,000 क्योंकि प्रीपेड रेंट है, हमने रेंट एडवांस पे करा, ये हमारी एसेट्स है, तो इसे हम बैलेंस शीट में बच्चों एसेट्स में शो करेंगे। ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। प्रीपेड प्रीपेड रेंट 10,000, ये हुआ डेबिट इफेक्ट। अब इसके बाद देखिएगा इसका क्रेडिट इफेक्ट, इट विल बी डिडक्टेड, इसको घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। कहां से? फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंस, अपने नाम वाले एक्सपेंस में से, ईदर या तो इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपेंड करेगा कि जो एक्सपेंस है, जो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो किस नाम से है। अगर प्रीपेड वेजेस हैं तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस में से लेस होगा। अगर प्रीपेड सैलरीज हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में सैलरीज में से लेस होगा बच्चों। ठीक है, मैं एज्यूम कर ले जैसे रेंट है तो अब इसका डेबिट इफेक्ट तो एसेट्स में होगा, क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा? आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके डेबिट में लिखेंगे बच्चों टू रेंट, इनर कॉलम में $50,000 लेस प्रीपेड 10,000, आउटर कॉलम में बच्चों 40,000, राइट। इस तरह से प्रीपेड रेंट को हम शो करेंगे। तो इसका डेबिट इफेक्ट हुआ बैलेंस शीट के एसेट्स में बच्चों और क्रेडिट इफेक्ट हुआ डेबिट साइड से माइनस करके। तो ये थी हमारी सेकंड एडजस्टमेंट जिसका नाम था प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं। जो पहली दो एडजस्टमेंट्स थी ये एक्सपेंसेस को लेकर थी,
अब इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट है वो इनकम को लेकर है। जिस तरह से एक्सपेंसेस बकाया थे ऐसी इनकम भी बकाया होती हैं। जिस तरह से हमने एक्सपेंस को टाइम से पहले पे करा, इसी तरह से इनकम भी हमको टाइम से पहले मिलती हैं। तो बच्चों थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट्स हमारी इनकम को लेकर है। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम जो मिलनी बकाया है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि इनकम हमें टाइम से पहले मिल गई। देखिएगा थर्ड एडजस्टमेंट बच्चों, अक्रूड इनकम। देखिएगा अक्रूड इनकम का मतलब है वो इनकम जो अभी मिलनी बकाया है, हमें मिलनी थी नहीं मिली। अब ये बताइए कि आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, क्रेडिट कॉलम में उसका अमाउंट है। इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दे रखा है 10,000 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट आपकी इनकम है। आपको कैसे पता कि इंटरेस्ट इनकम है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दे रखा है। अगर यही इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में ना होकर डेबिट कॉलम में होता तो ये एक्सपेंस होता। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट कॉलम में है तो ये एक्सपेंस है, क्रेडिट कॉलम में है तो ये इनकम है। मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, तो ये ऑब्वियसली इनकम हुई। अब जब इंटरेस्ट इनकम है तो ये कहां जाएगी? मैंने आपसे कहा था कि सेल्स के अलावा कोई भी और रेवेन्यू, कोई भी इनकम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में नहीं जाती। ट्रेडिंग सेल्स सिर्फ ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। सेल्स के अलावा जो भी पैसा आपके पास आएगा या जो भी आपकी इनकम होगी वो नॉन बिजनेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगी। तो इंटरेस्ट क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो जाएगी पीएनएल के क्रेडिट में। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 10,000। अब एज्यूम कर लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है इंटरेस्ट क्रेडिट कॉलम में 10,000 और इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब जब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आपको एज्यूम करना होगा कि करंट ईयर में 10,000 का इंटरेस्ट हमें मिला है और जो बना था हमारा, जो बनता था वो भी 10,000 था। 10,000 हमारा 10,000 इंटरेस्ट हमारा बनता था इस साल और वो हमें पूरा पूरा मिल गया है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन बच्चों अगर एडजस्टमेंट हुई तो फिर ये डिफर करेगा। अब एज्यूम कर लीजिए कि जैसे ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है इंटरेस्ट 10,000 क्रेडिट कॉलम में, तो ये वो इंटरेस्ट है जो आपको इस साल मिला है। और नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है अक्रूड रेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर द करंट ईयर ₹2,000, या फिर अक्रूड इंटरेस्ट ₹2,000 और इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड और इंटरेस्ट ड्यू किसी भी नाम से दे रखा है कि 2,000 का इंटरेस्ट मिलना बकाया है। अब बच्चों जो 2,000 का इंटरेस्ट करंट ईयर में मिलना बकाया है तो वो ऑब्वियसली करंट ईयर का हुआ। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है इंटरेस्ट 10,000, तो ये तो वो है जो मिला है। मैंने आपसे कहा था कि ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे वो कैश बेस होंगे। उन्हें एक्यूरल बेस बनाने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा। इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 10,000, तो ये वो है जो मिला है। नीचे वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, तो ये वो है जो अभी बकाया है। 10,000 मिलने के बाद भी 2,000 बकाया है, तो इस साल का बना कितना? 12,000। 10,000 तो रिसीव हो गया और 2,000 अभी नहीं रिसीव हुआ, तो वो दो जो नहीं मिला और जो 10 मिला दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ? 12। तो इस साल से जो रिलेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12,000, 12,000। तो आप पीएनएल में कितना दिखाएंगे? ऑब्वियसली 12,000। आप प्रॉफिट और लॉस में इंटरेस्ट को कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। कितना? 10,000 इनर कॉलम में। फिर उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग यानी कि अक्रूड 2,000, आउटर में लिखेंगे 12,000। 2,000 की जो एडजस्टमेंट है अक्रूड इंटरेस्ट की वो आपने क्रेडिट में प्लस करी, तो ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट। कौन सा बाकी है? डेबिट इफेक्ट। कहां पर होगा? बैलेंस शीट की एसेट्स में। क्यों? क्योंकि इनकम जो हमारी बनती थी हमको नहीं मिली, जब तक नहीं मिलेगी हमारी एसेट्स है। जिस तरह से एक्सपेंस की 3 स्टेजेस, इसी तरह से इनकम की भी 3 स्टेजेस होती हैं। इनकम टाइम पर मिले तो इनकम टाइम पर ना मिले तो जब तक नहीं मिलेगी तब तक एसेट्स। इनकम टाइम से पहले मिल जाए, काम करानी इनकम हो गई, लायबिलिटी। तो अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो अभी वो इंटरेस्ट जो हमारा बनता था, हमको मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जब तक नहीं मिलेगा, कभी तो मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा हमारी एसेट्स, हमारी संपत्ति है वो।
तो इनकम अगर मिलनी बकाया है तो वो एसेट्स है, एसेट्स में दिखाएंगे एज अ सेपरेट आइटम, तो ये डेबिट इफेक्ट है। और पीएनएल के क्रेडिट में कंसर्न इनकम में प्लस करेंगे, क्रेडिट में प्लस करेंगे, क्रेडिट में प्लस करेंगे तो क्रेडिट का अमाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट को जो बढ़ा है उसका नेचर हुआ क्रेडिट। तो बच्चों अक्रूड इनकम का क्रेडिट में प्लस होना क्रेडिट इफेक्ट है, और बैलेंस शीट की एसेट्स में जाना डेबिट इफेक्ट है। देखिएगा इसको, इसका डेबिट इफेक्ट एसेट्स में होगा, इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका क्रेडिट इफेक्ट देखिएगा, इट विल बी एडेड टू द कंसर्न इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कोई भी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और यहां देखिएगा इस प्रेजेंटेशन में जो क्रेडिट इफेक्ट है इनकम को लेकर, वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखा हुआ। प्लीज जब आप इसका रिवीजन करें तो देखिएगा जो एक्सपेंस मैंने आपको समझाया था, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जब मैंने ये दोनों एडजस्टमेंट 1 और 2 को डिस्कस करा था दोस्तों, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको समझाया था। देखिएगा उन दोनों एडजस्टमेंट्स में पीएनएल के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखा हुआ है, लेकिन जब बात इनकम की आती है तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखा हुआ। तो बात को समझिए, अकाउंट्स बाय कॉन्सेप्ट्स, खतरनाक कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, सोते सोते भी चीजें रटी हुई हैं। कोई आप गहरी नींद में हो, कोई आपसे पूछे कि इनकम बकाया है या एडवांस है, तो बताओ इसे हम ट्रेडिंग में प्लस करें या पीएनएल में, आप एकदम से कहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट तो प्योर बिजनेस अकाउंट है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं आती। अगर इनकम कोई भी नॉन ऑपरेटिंग है तो वो अक्रूड हो या एडवांस हो, वो जो प्लस माइनस होगी वो पीएनएल के क्रेडिट में होगी, इसका ट्रेडिंग से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए आप ट्रेडिंग इसको नहीं दिखाएंगे। जब अभी हम इसका क्रेडिट इफेक्ट देख रहे हैं तो वो कहां पर हो रहा है बच्चों, खाली पीएनएल के क्रेडिट में। तो डेबिट इफेक्ट आपको क्लियर, एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। बच्चों एज्यूम करिए आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जैसे ट्रायल बैलेंस, और इसके क्रेडिट में दे रखा है इंटरेस्ट, $10,000। इसके बाद एक एडजस्टमेंट है नीचे, एडजस्टमेंट में गिवन है अक्रूड इंटरेस्ट 2000, बकाया 2000 मिलना इस साल का बकाया है, तो इस साल का बना कितना, 12,000। कैसे शो करेंगे इसको आप, एक तो ये बैलेंस, इसका डेबिट इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में। कहां पर, एसेट साइड में। आप एसेट्स में लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 2000, ये हुआ डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट कहां पर होगा, पीएनएल अकाउंट में। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बच्चों बाय इंटरेस्ट, इनर कॉलम में 10,000, अक्रूड 2000, और आउटर कॉलम में बच्चों 12,000, 12,000, राइट। तो ये थी हमारी थर्ड एडजस्टमेंट, जिसका नाम था अक्रूड इनकम, बकाया इनकम। डेबिट, कोई भी इनकम अगर मिलनी बकाया है बच्चों तो ये हमारी एसेट्स है, इसका डेबिट इफेक्ट होगा एसेट्स में, और क्रेडिट होगा अपनी कंसर्न इनकम में प्लस करके क्रेडिट साइड में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के, नॉट ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ओके, नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट, इसका ऑपोजिट, ये था बकाया इनकम, तो फोर्थ होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिएगा फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मुझे बताइए, हमने काम तो करा नहीं, इनकम मिल गई, तो काम तो करना पड़ेगा ना, और जब तक नहीं करेंगे ये इनकम हमारे लिए लायबिलिटी है। इनकम की 3 स्टेजेस, इनकम टाइम पर मिले तो इनकम, टाइम पर ना मिले एसेट्स,
टाइम से पहले मिल गई लायबिलिटी, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्योंकि हमारी लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट इफेक्ट होगा लायबिलिटी में। और डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा? देखो डियर, आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दे रखा है 10,000, तो ये वो है जो आपने इस साल रिसीव करा। इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दे रखा है, राइट। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में इंटरेस्ट 10,000, तो ये वो है जो हमें मिला। नीचे एक एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। अब बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 10,000, जिसमें से 2,000 हमें एडवांस मिला है अगले साल का। इस साल जो टोटल मिला वो इंटरेस्ट 10,000 है, जिसमें 2,000 हमें आने वाले साल का एडवांस मिल गया। तो 10 में 2 तो अगले साल का एडवांस मिला है ना, तो इस साल का कितना मिला? 8,000। कैसे पता लगा? माइनस करके। टोटल कितना मिला इंटरेस्ट? 10,000। सारा करंट ईयर का नहीं, इसमें 2,000 एडवांस मिला है फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। तो 2,000 जो अगले साल से बिलोंग करता है उसे हटाओ, तो इस साल से कितना बिलोंग करता है? 10 - 2 8। अब मुझे बताइए, डेबिट को बढ़ाना हो तो और डेबिट, डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट। अगर क्रेडिट को बढ़ाना हो तो और क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसमें क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 10,000, और आप जानते हैं कि इस 10,000 में से 2,000 का रिलेशन अगले साल से, तो वो आप लेस करेंगे। जब आप क्रेडिट में से 2,000 कम करेंगे, जब क्रेडिट के 10,000 में से आप 2,000 को माइनस करेंगे, तो ये 2,000 क्रेडिट में जब माइनस होगा तो ये क्रेडिट को कम कर देगा, और जो क्रेडिट को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है डेबिट। तो बच्चों ये जो 2,000 10,000 को रिड्यूस कर रहा है, ये जो 2,000 क्रेडिट को रिड्यूस कर रहा है, ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है? डेबिट। क्रेडिट को जो कम कर दे उसका अपना नेचर डेबिट। क्रेडिट को कम करने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट पीएनएल के क्रेडिट में लेस होगी, ये होगा डेबिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी, ये होगा क्रेडिट इफेक्ट, राइट। देखिएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका पहले डेबिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट देखिएगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न इनकम। क्या मतलब हुआ कि जिस नाम से इनकम होगी उसी में से लेस करेंगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रेंट में से लेस होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस इंटरेस्ट में से लेस होगा। तो जो भी इनकम टाइम से पहले मिली है वो अपने नाम वाली इनकम में से लेस हो जाएगी। कहां पर? इन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में किसकी? ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, नो। बार बार आपको सुनना होगा, अगर मैं 100 बार बोलूंगा तो आप भी 100 ही बार सुनेंगे कि कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ट्रेडिंग में नहीं आती। मैं 100 बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि इससे 100 बार बोलना चाहिए, तो आप भी 100 ही बार सुनिए। ये वो बातें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से, चलिए अकाउंट्स बाई कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैं कह देता हूं कि चलिए आपको रटी हुई होनी चाहिए कि हाँ भाई कोई इनकम नहीं आती ट्रेडिंग में सिवाय सेल्स के। अब देखिएगा, तो इसलिए यहां पर सिर्फ इनकम की जब भी बात होगी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात होगी। तो आप क्रेडिट साइड में से इसको लेस कर रहे हैं। जब क्रेडिट में से लेस करेंगे, जब आप इसको क्रेडिट साइड में से लेस करेंगे तो ये डेबिट इफेक्ट होगा। तो इसका फिर क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? वो होगा बैलेंस शीट में। इनकम आपको टाइम से पहले मिली है, आपने काम अभी नहीं करा, तो वो काम आपको करना होगा, सर्विस देनी होगी। तो ये इनकम जो टाइम से पहले आपको मिली है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में अभी तक आपने इसको इसके बदले में सर्विसेज नहीं दी, तो ये आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिट इफेक्ट होगा लायबिलिटी में, राइट। एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस करते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट, $10,000। एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। 10,000 का इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में है, तो ये वो है जो मिला है, जो हमारी पॉकेट में आया है, जो हमारे पास हार्ड कैश आया।
ये मान के चलिए कि 10,000 है, लेकिन इस 10 में से 2,000 हमें टाइम से पहले मिला है अगले साल का, तो इस साल से जो रिलेटेड अमाउंट है वो कितना हुआ? 8,000। कैसे शो करेंगे इसको? आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, इनर कॉलम में 10,000, बच्चों एडवांस कितना मिला? 2,000। इसे लेस करेंगे और लेस करने के लिए मैंने ब्रैकेट बना दिए यहां पर। बच्चों आउटर कॉलम में कितना आएगा? 8,000, राइट। ये हुआ डेबिट इफेक्ट। अब आ जाओ क्रेडिट इफेक्ट। बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, राइट। तो बच्चों ये हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट थी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आज हमने 4 एडजस्टमेंट्स करी इस लेक्चर में। 4 एडजस्टमेंट्स में से बच्चों पहली एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरी एडजस्टमेंट थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, थर्ड थी इनकम अक्रूड इनकम, और फोर्थ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 एडजस्टमेंट्स हमने इस क्लास में डिस्कस करी। हम अभी इस क्लास को थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में ये जो 4 एडजस्टमेंट्स करी, इनके अलावा भी हमारी 11-12 एडजस्टमेंट्स और हैं जो हम अगली क्लास में पूरी कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एडजस्टमेंट्स हमारी सारी खत्म हो जाएंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे उनको, और उसके बाद हमारे शुरू होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए और एडजस्टमेंट्स को अच्छे से समझिए। ट्रायल बैलेंस जो आज हमने डिस्कस करा, उसमें यह था कि जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं वो बच्चों कैश बेस होते हैं। अब इनको जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल में लेकर जाएंगे तो पहले एक्रूअल बेस बनाएंगे। किसी भी एक्सपेंस या इनकम को लेकर अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, बच्चों अगर किसी भी एक्सपेंस को या इनकम को लेकर अगर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो जो ट्रायल बैलेंस में है वही पेड है और वही रिलेटेड है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस या इनकम है वो एज इट इज ट्रेडिंग और पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है तो आप एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे उस अमाउंट के साथ जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। और यहां पर ये 4 बातें, जो मैंने एक आज खास बात बोली वो यही थी कि एक्सपेंस अगर टाइम पर पे होता है तो एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर वो नहीं पे हुआ तो लायबिलिटी, टाइम से पहले पे हुआ तो एसेट्स, इनकम टाइम पर मिली तो इनकम, टाइम पर नहीं मिली तो एसेट्स, और इनकम टाइम से पहले मिली तो लायबिलिटी। चलिए थैंक यू सो मच। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।